कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट विल रोडमैन से। विल एक बड़ी लैब में अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल उसके पिता चार्ल्स रोडमैन खुद इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और आखिर में अपने करीबियों को भी पहचानना बंद कर देता है। विल अपने पिता को इस हालत में टूटते हुए नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वह दिन रात मेहनत करके एक ऐसी दवा तैयार करता है जिसका नाम होता है ALZ112। विल को उम्मीद होती है कि यह दवा इंसानों की याददाश्त वापस ला सकती है और अल्जाइमर का इलाज बन सकती है, लेकिन इस दवा को सीधे इंसानों पर इस्तेमाल करना बहुत बड़ा खतरा था। इसीलिए सबसे पहले इस दवा का टेस्ट एक फीमेल चिंपैंजी पर किया जाता है जिसका नाम होता है ब्राइट आइज। जैसे ही ब्राइट आइज को ये दवा दी जाती है, उसके अंदर कमाल का बदलाव दिखने लगता है। वह पहले से ज्यादा तेज, समझदार और अलर्ट हो जाती है। उसका दिमाग किसी आम जानवर की तरह नहीं बल्कि इंसानों जैसा काम करने लगता है। विल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि उसकी मेहनत सच में कामयाब हो सकती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये दवा सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी काम कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ विल अपनी रिसर्च कंपनी के बड़े लोगों के सामने रखने का फैसला करता है। इसके लिए एक बोर्ड मीटिंग रखी जाती है जहां विल अपनी दवा, उसके रिजल्ट्स और ब्राइट आइज में आए बदलाव के बारे में सबको बताने वाला होता है। यही मीटिंग आगे चलकर इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। बोर्ड मीटिंग में विल रोडमैन अपनी रिसर्च और टेस्ट रिजल्ट्स सबके सामने रखता है। वह सबको बताता है कि उसकी बनाई हुई दवा ALZ112 ने ब्राइट आइज के दिमाग पर जबरदस्त असर किया है। उसकी लर्निंग पावर बढ़ चुकी है, रिएक्शन पहले से तेज हो गया है और उसके अंदर इंसानों जैसी समझ दिखाई देने लगी है। विल की प्रेजेंटेशन देखकर बोर्ड के मेंबर्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। खासकर कंपनी का हेड स्टीवन जैकब्स इस दवा में बहुत बड़ा प्रॉफिट देख रहा होता है। उसे लगता है कि अगर ये दवा इंसानों पर काम कर गई तो उनकी कंपनी पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ लैब के अंदर ब्राइट आइज को दिखाया जाता है। एक वर्कर उसे उसके सेल से निकालकर दूसरी जगह ले जाना चाहता है, लेकिन आज ब्राइट आइज का बिहेवियर बहुत अलग होता है। वह अपने सेल से बाहर आने को तैयार ही नहीं होती। वर्कर उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी ब्राइट आइज अचानक बेकाबू हो जाती है। अगले ही पल वह अपने सेल से बाहर निकलती है और पूरे लैब में भगदड़ मचा देती है। रास्ते में जो भी आता है वह उसे हटाती हुई तेजी से आगे बढ़ती जाती है। साइंटिस्ट्स और वर्कर्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। ब्राइट आइज गुस्से में सीधे उसी रूम की तरफ बढ़ती है जहां विल बोर्ड मेंबर्स को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। विल उसे देखकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राइट आइज अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं होती। वह ग्लास तोड़ते हुए मीटिंग रूम तक पहुंच जाती है। बोर्ड मेंबर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। इससे पहले कि ब्राइट आइज किसी और को नुकसान पहुंचा पाती, गार्ड्स तुरंत गन निकालते हैं और उसे गोली मार देते हैं। ब्राइट आइज वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर पूरी कंपनी में हड़कंप मच जाता है। स्टीवन जैकब्स और बाकी लोग मान लेते हैं कि विल की दवा की वजह से ब्राइट आइज ने अपना कंट्रोल खो दिया था। उन्हें लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और अगर ये बात बाहर गई तो कंपनी की रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। इसी डर की वजह से स्टीवन तुरंत ऑर्डर देता है कि लैब में जितने भी चिंपैंजीज पर यह दवा टेस्ट की गई है उन सबको खत्म कर दिया जाए। विल ये सुनकर शॉक हो जाता है। वह स्टीवन को समझाने की कोशिश करता है कि दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राइट आइज के ऐसे बिहेवियर के पीछे जरूर कोई और वजह होगी, लेकिन स्टीवन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह साफ कह देता है कि प्रोजेक्ट बंद होगा और सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए जाएंगे। विल अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसकी कई सालों की मेहनत एक ही पल में खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब विल उदास होकर लैब के अंदर जाता है तभी एनिमल हैंडलर रॉबर्ट फ्रैंकलिन उसके पास आता है। फ्रैंकलिन उसे बताता है कि ब्राइट आइज पागल नहीं हुई थी। वह इसलिए गुस्से में थी क्योंकि उसने उसी समय एक बच्चे को जन्म दिया था। वह अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। ये सुनकर विल हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि ब्राइट आइज का गुस्सा दवा की वजह से नहीं बल्कि अपने बच्चे को बचाने की वजह से था। फ्रैंकलिन आगे बताता है कि उसने बाकी चिंपैंजीज को तो खत्म कर दिया, लेकिन ब्राइट आइज के छोटे बच्चे को नहीं मार पाया। वह बच्चा अभी भी लैब में छुपा हुआ है और अगर स्टीवन को उसके बारे में पता चल गया तो वह उसे भी मरवा देगा। विल उस छोटे बच्चे को देखता है। वह बिल्कुल इनोसेंट होता है, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही समझ दिखाई दे रही होती है। विल समझ जाता है कि ये बच्चा आम चिंपैंजी नहीं है क्योंकि उसकी मां पर ALZ112 का असर हुआ था और शायद वही असर इस बच्चे में भी आ चुका है। इसीलिए विल उसे लैब में मरने के लिए नहीं छोड़ता। वह बिना किसी को बताए
उस छोटे चिंपैंजी को अपने साथ घर ले आता है। यही छोटा बच्चा आगे चलकर सीजर बनने वाला था। अब विल उस छोटे चिंपैंजी को अपने घर ले आता है। घर पर जब उसके पिता चार्ल्स रोडमैन उस बच्चे को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। चार्ल्स पहले से अल्जाइमर की वजह से अकेले और कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन इस छोटे चिंपैंजी को देखकर जैसे उनके अंदर फिर से जान आ जाती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिमाग किसी आम जानवर जैसा बिल्कुल नहीं था। वह हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था, समझता था और बहुत जल्दी सीख भी जाता था। विल समझ जाता है कि उसकी माँ ब्राइट आइज पर हुए एक्सपेरिमेंट का असर इस बच्चे पर भी आया है। धीरे धीरे वह चिंपैंजी चार्ल्स के साथ रहने लगता है। चार्ल्स भी उसे अपने बच्चे की तरह मानने लगते हैं और प्यार से उसका नाम रखते हैं सीजर। अब समय गुजरता है और सीजर विल के घर में बड़ा होने लगता है। 3 साल बाद सीजर पहले से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका होता है। वह घर के छोटे मोटे काम समझने लगता है, गेम्स खेलता है, बुक्स पढ़ता है और इशारों से अपनी बात भी बताने लगता है। उसकी लर्निंग स्पीड इतनी तेज होती है कि विल खुद उसे देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन सीजर के अंदर एक कमी अब भी रहती है। वह इंसानों की हर बात समझ सकता था, लेकिन इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। फिर भी उसकी आंखों और इशारों से साफ पता चलता था कि वह किसी आम एनिमल से बहुत अलग है। उधर दूसरी तरफ चार्ल्स की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही होती है। अल्जाइमर की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। कभी वह चीजें भूल जाते, कभी लोगों को पहचानने में दिक्कत होती और कभी अचानक गुस्सा करने लगते। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि चार्ल्स कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। विल ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। उसके पिता ही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा थे और अब वह उन्हें धीरे धीरे खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। इसीलिए एक दिन विल बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वह लैब से चुपके से वही एक्सपेरिमेंटल दवाई ALZ-112 अपने घर ले आता है, जिसे पहले ब्राइट आइज पर टेस्ट किया गया था। विल जानता था कि ये गलत है, लेकिन उसके पास अपने पिता को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात में वह अपने पिता चार्ल्स को वो इंजेक्शन लगा देता है। पूरी रात विल बेचैनी में गुजारता है। उसके दिमाग में बस एक ही डर होता है कि कहीं इस दवा से उसके पिता को कुछ हो न जाए। लेकिन अगली सुबह जब विल कमरे में आता है तो वह हैरान रह जाता है। चार्ल्स पियानो बजा रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल पहले की तरह। उनकी आंखों में फिर से पहचान लौट चुकी होती है और वह पहले से काफी नॉर्मल लगते हैं। विल को समझ आ जाता है कि दवा ने अपना काम कर दिया है। जहां एक तरफ विल अपने पिता को ठीक देखकर खुश होता है, वहीं दूसरी तरफ सीजर अब बड़ा हो रहा था और उसके अंदर आजादी की चाह भी बढ़ने लगी थी। वह अक्सर खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। उसे भी बाहर जाने, खेलने और खुली दुनिया देखने का मन करता था। एक दिन सीजर खुद को रोक नहीं पाता और चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वह पास के ही पड़ोसी के घर में चला जाता है, लेकिन तभी घर का मालिक उसे देख लेता है। सीजर को देखकर वह आदमी बुरी तरह भड़क जाता है और बिना कुछ समझे बेसबॉल बैट उठाकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सही मौके पर विल वहां पहुंच जाता है और सीजर को उस आदमी से बचा लेता है। विल पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है कि सीजर सिर्फ खेलने के लिए बाहर आया था, उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह उसे बताता है कि सीजर उसका पेट है और जब तक उसे खतरा महसूस न हो वह किसी पर हमला नहीं करेगा। लेकिन पड़ोसी गुस्से में साफ धमकी देता है कि अगर ये बंदर दोबारा उसके घर के पास दिखा तो वह उसे जान से मार देगा। इस हमले में सीजर के पैर में चोट लग जाती है। विल उसे तुरंत एक वेट डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। कैरोलिन जब सीजर का इलाज करती है तो वह उसकी हरकतें देखकर हैरान रह जाती है। सीजर दर्द समझ रहा था, बात समझ रहा था और बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहा था। कैरोलिन को पहली बार एहसास होता है कि सीजर कोई आम चिंपैंजी नहीं है। धीरे धीरे विल और कैरोलिन की दोस्ती बढ़ने लगती है। कैरोलिन भी सीजर से जुड़ने लगती है, क्योंकि सीजर का बिहेवियर उसे किसी जानवर जैसा नहीं बल्कि एक समझदार बच्चे जैसा लगता है। एक दिन कैरोलिन जब विल के घर आती है तो वह देखती है कि सीजर हमेशा घर के अंदर ही रहता है। वह अक्सर खिड़की से बाहर की दुनिया को देखता रहता है, जैसे उसके अंदर भी बाहर जाने की इच्छा हो। कैरोलिन विल से कहती है कि सीजर को हमेशा ऐसे घर में बंद रखना ठीक नहीं है, उसे भी खुली हवा और आजादी चाहिए। विल उसकी बात मान जाता है और फिर वह सीजर को कैरोलिन के साथ पास के म्यूअर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट वाले जंगल में ले जाता है। जैसे ही सीजर वहां पहुंचता है उसके चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाती है। ऊंचे ऊंचे पेड़, खुली जगह और आजाद माहौल देखकर वह पहली बार खुद को सच में जिंदा महसूस करता है। इसी तरह समय गुजरता है और अब 5 साल और निकल जाते हैं।
सीजर अब बड़ा हो चुका होता है। उसकी ताकत, समझ और मैच्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होती है। एक दिन विल, कैरोलिन और सीजर उसी जंगल में होते हैं। तभी वहाँ एक फैमिली अपने डॉग के साथ आती है। डॉग के गले में पट्टा बंधा होता है और वह सीजर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। सीजर उस डॉग को ध्यान से देखता है और फिर अपने गले में बंधे पट्टे को देखता